हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये ट्यूटोरियल होने वाला है पाइथन नमपाई पे। नमपाई बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन होता है। जब अपन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग पे काम करते हैं तो वी हैव टू वर्क विद अ नंबर। हमको नंबर के साथ भी वर्क करना होता है। तो उस नंबर के साथ वर्क को इजी बनाने के लिए वी यूज द पाइथन लाइब्रेरी, उसको बोलते हैं नमपाई। नमपाई के अंदर बेसिकली वी गोना सी द लॉट्स ऑफ इनबिल्ट फंक्शन, मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बस अपन को इनबिल्ट फंक्शन को उठाना है एंड उसकी वर्किंग को जानना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है एंड इस पर सर्च करना है एनाकोंडा। जैसे ही आप एनाकोंडा सर्च करोगे तो ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। मेरे पास एनाकोंडा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं एनाकोंडा वापस इंस्टॉल नहीं करूँगी। आप इजीली यहाँ पर जाके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब जैसे ही आप ये इंस्टॉल करेंगे तो इसके साथ आपको काफ़ी अलग अलग टूल्स ऑलरेडी आपकी मशीन के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे, जैसे कि स्पाइडर, जिसमें अपन ने जो लोग मेरा लेक्चर पाइथन का देख कर आए हैं वो वेल अवेयर होंगे। जो भी अपन ने पाइथन सीखी थी वो स्पाइडर IDE पे सीखी थी। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो होने वाला है जुपिटर नोटबुक पे। यहाँ पर ऑलरेडी ऐप लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। फिर मैं जुपिटर नोटबुक खोलने की कोशिश करूंगी। ये खुल रहा है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ये खुल रहा है। अब जैसे ये ओपन होगा तो बेसिकली जो अपना जुपिटर नोटबुक होता है, नोटबुक मीनिंग क्या होता है, किताब, है ना। तो ये लोकल होस्ट पे खुलता है अपना। आपको ऐसा कुछ UI देखने को मिलेगा। आपको जैसे अगर ये मतलब अभी आप लोग अगर नया नया इंस्टॉल करा होगा तो ये वाइट कलर का होगा। ये मैंने एडिट करके डार्क मोड किया है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर जाके न्यू पे जाके नोटबुक पे जाना है एंड ओके, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ठीक है। हाँ, तो जैसे आप नोटबुक पे गए तो आपने एक नई नोटबुक बना ली है जिसमें अपन आज की सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इधर सेलेक्ट कर देना है तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा एंड आप सेटिंग्स पे जाएंगे, थीम पे जाएंगे तो यहाँ पर लाइट भी हो जाएगा। तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मेरा नोटबुक हुआ तो मैं प्रोजेक्ट को नाम दूंगी, प्रोजेक्ट को नाम दूंगी मैं नमपाई टी ट्यूटोरियल। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा लेकिन मैं नमपाई ही दे देती हूँ, नमपाई 1। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे दिया तो आपको ऐसा कुछ नोटबुक दिख रहा है। नोटबुक में क्या होता है, एक अलग अलग लाइन्स होती है ना, तो वैसे ही ये पूरा है। सबसे पहले आपको कमांड लिखनी है pip इंस्टॉल नमपाई। आपको जैसे ही कमांड लिखनी है आपको इधर रन करना है, फिर थोड़ी देर का वेट करना है। लेट मी ओके, तो LL, ठीक है, इंस्टॉल ओके, नो इशू। तो आपको जैसे ही इधर आपको रन करना है तो इधर कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। हाँ, तो जैसे इधर ये लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है, आपने नमपाई इंस्टॉल कर लिया है। अब नमपाई बेसिकली अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को न्यूमेरिकल पाइथन के साथ काम करना है, इसलिए मैं नमपाई यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे ही नमपाई आपने यूज़ करा, फॉर एग्जाम्पल जो इन्होंने पाइथन पढ़ी हुई तो पाइथन में लिस्ट होती थी। लिस्ट के अंदर क्या करते थे अपन, अलग अलग डेटा टाइप्स को होल्ड कराते थे, किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कराते थे। लेकिन जो लिस्ट है वो थोड़ी स्लो है। अगर अपन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की बात करेंगे तो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर वी हैव टू वर्क विद अ लॉट ऑफ डेटा, जिसमें स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकस, ये सारे अपन को कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए है नमपाई, बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन। अब फॉर एग्जांपल आपने नमपाई आपकी जुपिटर नोटबुक में इंस्टॉल कर लिया है। अब अपन सबसे पहला कोड लिखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर एरे बनाते हैं। जो पाइथन के अंदर लिस्ट होता है, नमपाई के अंदर एरे होता है। एरे बेसिकली क्या करता है, लिस्ट से अच्छा फंक्शनैलिटी होती है, लिस्ट से ज़्यादा जल्दी वो काम करता है, फास्ट उसकी वर्किंग रहती है, इसलिए अपन एरे पे काम करते हैं। अगर ये चीज़ अपन लिस्ट पे करेंगे तो पाइथन का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, इसलिए अपन को नमपाई की ज़रूरत पड़ी। नमपाई के अंदर एरे होता है। तो एरे के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी इंस्टॉल करा है, जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है, वो अब आपको उसकी वर्किंग जाननी है, आपको उसके ऊपर काम करना है, तो आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट नमपाई। तो आप इधर लिखोगे इंपोर्ट नमपाई। अब जैसे आपने इंपोर्ट नमपाई करा, इसका मतलब है जो भी नमपाई, जो भी लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस है वो सब आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने इंपोर्ट नमपाई करा, चलो अब एरे बनाते हैं। एरे के लिए मैं एक एरे नाम का वेरिएबल बनाऊंगी। इधर मेरे को लिखना पड़ेगा नमपाई डॉट एरे ARRAY, यस एरे।
फिर एरे के अंदर आपको ये एरे फंक्शन मिलेगा। एरे फंक्शन के अंदर यू हैव टू राइट द एरे। फॉर एग्जांपल मुझे 1 2 3 4 ये एरे लिखनी है। फिर इजीली जैसे अपन पाइथन के अंदर प्रिंट कराते थे वैसे आपको इसको प्रिंट करा देना है। फिर जैसे आप इसको रन करोगे तो यू गोना सी द आंसर जो अपनी एरे मेरे को मिल सकती है। बेसिकली नंपाई इंपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने नंपाई करा तो उसमें एक एरे फंक्शन होता है जो मेरे को क्या रिटर्न करता है, जो भी मैं इस एरे फंक्शन के अंदर लिखूंगी। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने लिस्ट बना दी, अब मैं इसके अंदर एक टपल लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं इसके अंदर टपल भी करूंगी तो वो भी किस फॉर्म के अंदर मुझे आउटपुट देगा, वो भी इस एरे की फॉर्म में मुझे आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल समझ नहीं आया तो इधर 5 भी कर देना जैसे आपको चेंज दिखे। अब मैं इसको रन करूंगी तो इधर आ गया जो भी, फॉर एग्जांपल आप जो भी इस एरे फंक्शन के अंदर लिखोगे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो एरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं इधर लिखूंगी प्रिंट टाइप। मुझे बताओ आप मेरे को किसका टाइप सीखना है, मेरे को टाइप देखना है एरे का। अब जैसे ही मैं इधर एरे का टाइप लिखूंगी तो इधर लिखा हुआ आ जाएगा एनडी एरे। मतलब ये कौन सी क्लास है, नंपाई एनडी एरे। मतलब ये जो भी आप पाइथन या नंपाई डॉट एरे के अंदर लिखोगे वो किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, वो मेरा एरे के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे वो लिस्ट हो, टपल हो या कुछ भी हो, वो किसकी फॉर्म के अंदर आ जाएगा, वो एरे के फॉर्म के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, नंपाई लिखना कितना ज़्यादा बोरिंग है तो अपन इसका एक पैट नेम लिख देते हैं जिसको बोलते हैं एलाइस। तो एलाइस का मतलब ये होता है इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं नंपाई की जगह अब कौन सा वर्ड यूज कर सकती हूँ, इसका पैट नेम यूज कर सकती हूँ जो कि होता है एनपी। तो इधर मैं एनपी लिखूंगी तो भी मेरा क्या रन कर जाएगा, लेट्स सी। तो बिल्कुल सेम यही आंसर आ रहा है। जब भी इसकी जगह 6 कर देते हैं जैसे अपन को चेंजेस पता चले कि हाँ नया आउटपुट आ रहा है तो 1 2 3 4। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप एक एलाइज बनाते हो, एलाइज मतलब क्या होता है, जो भी आप नंपाई का मुझे एक पैट नेम देना है तो मैं इसका पैट नेम आप कुछ भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल NP2 आप कुछ भी देख सकते हो जो भी आपको ईजिली। अब अपन पढ़ने वाले हैं एक्सेस एरे एलिमेंट। अब आपको पता चल रहा हो कि मैम ये एकदम से प्रांशी एकदम से ये क्या हो गया, ये इतना स्टार इतना अतरंगी कैसे दिख रहा है। तो बेसिकली आपको मार्कडाउन पे जाना है। जैसे मैं मेरी नोटबुक को सजाती हूँ, जैसे मुझे नोट्स इजीली समझ आ जाए तो वैसे ही जुपिटर नोटबुक के अंदर आपको ऐसा फंक्शन मिलता है। आप यहाँ पर मार्कडाउन के अंदर जाओगे तो आप इसको बोल्ड, हेडिंग, आप इन सब के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आपको इजीली जुपिटर मार्कडाउन के अंदर जाना है तो आपको इजीली इसके अलग अलग मेथड्स एंड टूल्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एरे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगी, वापस से मैं इम्पोर्ट करूँगी, इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी। फिर मैं क्या करूँगी, एक एरे नाम का वेरिएबल बनाऊँगी जिसके अंदर मैं क्या लिखने वाली हूँ, mp डॉट एरे। क्योंकि मैं अभी किसी के साथ काम कर रही हूँ, मैं अभी एरे के साथ काम कर रही हूँ। फिर मैं इधर एक लिस्ट बनाऊंगी, लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ 0 8 6 5, बिल्कुल रैंडम नंबर दे रही हूँ, ठीक है। फिर मेरे को क्या करवाना है, इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट में कैसे कराऊंगी, एरे। तो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा 3 2 5। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ 6 को प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ 6 को प्रिंट कराना है तो इसलिए अपन ने पाइथन के अंदर पढ़ा था इंडेक्सिंग। बेसिकली इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि पाइथन खुद एक वैल्यू देता है जैसे वो जो भी ये एलिमेंट्स है इनको एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ 6 को एक्सेस करना है तो वो कैसे पॉसिबल है कि मेरी पाइथन ने ही इसको एक वैल्यू दे दी, इसको एक इनबिल्ट वैल्यू दे दी जो किससे चालू होती है, 0 से चालू होती है। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3। एक और बार समझो, ये क्या होगा 0 1 2 3। जरूरी नहीं है कि 0 ही है। फॉर एग्जांपल मैं इधर 5 भी लिखूंगी तो मेरे पाइथन सबसे पहले एलिमेंट को क्या वैल्यू देगा, 0 1 2 3। मतलब जो भी मेरी इंडेक्सिंग है वो किससे चालू होती है, जो पहला एलिमेंट होता है उसको वो 0 लिखता है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं 0 लिखूंगी तो मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी जल्दी बता दो। आप बता नहीं सकते हो क्योंकि क्लास लाइव नहीं हो रही है, लेकिन हाँ आप इधर 5 लिखोगे तो ये 5 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे 5th एलिमेंट को करना है लेकिन यहाँ पर तो कितने एलिमेंट है, यहाँ पर इंडेक्सिंग कितनी है, सिर्फ 3 है। तो लेट्स सी आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा कि आपके पास जो एरे है इंडेक्सिंग 5 इज आउट ऑफ बाउंड। तो इंडेक्सिंग 5 तो अपने पास है ही नहीं, इंडेक्सिंग कौन कौन सा अपने पास, 0 1 2 3। अब जैसे मैं 3 करूंगी तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, मेरा आउटपुट आ जाएगा 5। लेट्स सी, तो मेरा आउटपुट आ जाएगा 5। तो 5 के लिए अगर मुझे एरे को एक्सेस करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है, इंडेक्सिंग। सो गाइज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है नंपाई एरे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको इंडेक्सिंग समझ में आ गई तो आपको एरे स्लाइसिंग इजीली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली बात है वही मैं सेम कोड लिखती हूँ। सेम कोड में मैं क्या करने वाली हूँ, इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी। फिर मैं यहाँ पर एक एरे बनाती हूँ इक्वल्स टू एनपी। मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ जैसे आपको याद हो जाए, ठीक है, जैसे आपको लर्निंग हो जाए, आप समझ पाओ कि क्या हो रहा है इधर। तो मैं इधर एक एरे बना लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर एरे, चलो अल्फ़ाबेट या स्ट्रिंग की एरे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया A, यहाँ पर मैंने दे दिया B, ओके, यहाँ पर मैंने दे दिया C, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने A B C दे दिया। तो बेसिकली मुझे क्या करना है,
मुझे ए बी को प्रिंट कराना है एक साथ। अब मुझे ए बी को एक साथ प्रिंट कराना है तो मैं यूज़ करूँगी स्लाइसिंग का। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी, सॉरी नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगी प्रिंट मुझे क्या कराना है, एरे। अब एरे के अंदर मुझे वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल मुझे कौन सी इंडेक्सिंग से कौन सी इंडेक्सिंग तक रन कराना है, तो इसका मतलब होता है मुझे ए से बी, मतलब मुझे ए एंड बी को प्रिंट कराना है। तो ए का इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, बी का इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, सी का इंडेक्स वैल्यू क्या है, मुझे बताओ, अच्छा लाइव क्लास नहीं चल रही है, सी का इंडेक्सिंग वैल्यू है 2। तो बेसिकली क्या हो गया, मुझे ए से बी से कराना है, तो मुझे चालू कौन से इंडेक्सिंग से करना है, मुझे चालू करना है 0 इंडेक्स से, एंड मुझे एंड किस इंडेक्सिंग पे करना है, मुझे 1 से एंड करना है। बट जो भी आपका एंडिंग स्लाइसिंग होती है उससे एक स्लाइस वैल्यू आप ज़्यादा लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं 1 2 लिखूंगी, तब जाके आपका क्या प्रिंट होगा, आपका 0 एंड 1 वाली इंडेक्स वैल्यू वाली चीज़ें रन होगी। अब इसको रन करके देखते हैं, बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब होता है ए एंड बी। देखो स्लाइसिंग ऐसे रन करती है, सबसे पहले आप वैल्यू देते हो, इसके अंदर 3 पैरामीटर की होती है। सबसे पहला पैरामीटर होता है जिस वैल्यू को आपको एक्सेस करना है, जिस वैल्यू से आपको एक्सेस करना चालू करना है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू होती है कहाँ पर आपको स्टॉप करना है। सबसे पहले क्या होगी, मैं इधर एक और बना के लिख देती हूँ जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग करने में ईजी हो। सबसे पहले होता है स्टार्ट, फिर होता है स्टॉप, एंड फिर होता है स्टेप। तो बेसिकली स्टार्ट स्टॉप स्टेप कैसे काम करता है, सबसे पहले जो भी आपको जहाँ से भी स्लाइसिंग, जहाँ से भी आपको वैल्यू उठानी है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे ए तो लिखना ही लिखना है, तो मैंने 0 लिख दिया। फिर मुझे स्टॉप कहाँ पर करनी है, मुझे स्टॉप करनी है बी पे। बट इधर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ 2 स्टेप पे काम कर रही हूँ, तो मैं स्टेप को थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो स्टॉप में क्या होता है कि आपको एक वैल्यू पहले ही ये चीज़ स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 1 लिखूंगी तो मेरा सिर्फ ए ही प्रिंट होगा। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक बढ़ा के वैल्यू लिखनी पड़ती है जो भी आप जहाँ पर भी स्टॉप करने वाले हो। फॉर एग्जांपल मुझे ए एंड बी पे स्टॉप करना था, तो मैंने बी की वैल्यू 1 थी, लेकिन मुझे इसको एक बढ़ा के लिखनी पड़ी, चाहे से मेरा ए एंड बी प्रिंट कर जाए। फॉर एग्जांपल इधर मैं सिर्फ 1 प्रिंट करूंगी, लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो मेरा आंसर आएगा सिर्फ 1। तो मेरा आंसर क्या आएगा 1। ओके, ये मैंने हटाया नहीं, तो मेरा आंसर क्या आएगा ओनली 1, जो कि होता है ए। तो इसलिए बोलते हैं स्टार्ट स्टेप, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर मैं दे देती हूँ ए बी सी डी। फॉर एग्जांपल अब चलो थोड़ा सा और हाई लेवल पे जाते हैं, इधर मैं देती हूँ ई एंड इधर मैं देती हूँ एफ। तो बेसिकली मुझे बताओ ए के पास कौन सी इंडेक्स वैल्यू 0, बी के पास 1, सी के पास 2, डी के पास 3, ई के पास 4, एफ के पास 5। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक छोड़ के एक वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है। एक छोड़ के एक वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल 3, एंड मुझे एक छोड़ के एक वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी स्टेप 2। मतलब आपको हर दूसरे स्टेप वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है। और कहाँ तक कराना है, मेरा स्टॉप पॉइंट क्या है 3। फॉर एग्जाम्पल मेरा लास्ट क्या है 5, तो इधर चलो 5 ही लिख देते हैं। तो इसका मतलब है मेरा जो भी इटरेशन होगा वो इन चारों पे होगा। अगर मैं यहाँ पर 6 लिखूंगी तो इसका मतलब है कि मेरी पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी, क्योंकि मेरी पूरी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है मैंने यहाँ पर 6 लिखा। 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब ये है कि ये 5 तक का पूरा काम चलेगा। अब मैं इसको रन कराती हूँ, लेट्स सी आंसर क्या आता है। जैसे ही आंसर आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पाइथन कैसे वर्क कर रही है। लेट्स सी, ओके, यहाँ पर मैं एफ पे ये लगाना भूल गई, माय बैड। लेट्स रन। तो मेरे को आंसर आ गया ACE। ACE का मतलब क्या है, मेरा स्टेप क्या था 2। मेरे को हर दूसरे स्टेप वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है। मेरा स्टेप 1, स्टेप 2 एंड मेरा स्टेप 2 के बाद कौन सी वैल्यू C, तो मेरा C प्रिंट हो गया। फिर C के बाद दूसरा स्टेप कौन सा है, ये C को भी काउंट करेगा एज अ स्टेप 1, D को करेगा एज अ स्टेप 2 एंड E को करेगा एज अ स्टेप 3। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी पाइथन की जरूर देखें, ये जस्ट रिविजन है, मैंने उसके अंदर ईजिली इसको समझाया हुआ है कि स्टॉप स्टेप कैसे वर्क करता है। वैसे तो आप बार बार इसको रन करेंगे, अलग अलग वैल्यू देंगे तो आपको इजीली क्लियर आउट हो जाए। अब अपना तीसरा टॉपिक है डेटा टाइप्स इन नमपाई। नमपाई में कुछ अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है आई फॉर इंटीजर, बी फॉर बुलियन, यू फॉर अनसाइंड इंटीजर, एफ मतलब फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, टाइम डेट, एम डेटा टाइम, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग के लिए कैपिटल S यूज होता है, एंड बाकी सारे अभी अपने लिए किसी काम के नहीं है। तो इसको बोलते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। इसका ये रिप्रेजेंटेशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब अपन बात करने वाले हैं चेकिंग द डेटा टाइप ऑफ एन एरे। एरे के फॉर एग्जांपल मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि एरे के कितने डेटा टाइप्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे बताओ ये कौन सा है, ये इंटीजर है, तो मुझे डी टाइप नाम की फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे ही मैं एरे डॉट डी टाइप करूंगी तो इसका मतलब है मुझे किस पे काम करना है, एरे का डेटा टाइप चेक करना है। तो इधर हो जाएगा इंटीजर 32 बिट इंटीजर। तो गाइस अब अपन बात करने वाले हैं डेटा टाइप को कि एक जो एरे है उसका डेटा टाइप को कैसे चेंज करा जाए। चलो सबसे पहले तो करते हैं
इंपोर्ट में बार बार आपको ये बता रही हूँ, जैसे आपको ये चीज़ लाइन याद हो जाए कि आप इंपोर्ट करने में ये एरर आ जाती है कभी कभार। इंपोर्ट एज एनपी, मैंने क्या करा, नंपाई को इंपोर्ट करा। मैं एक एरे वेरिएबल बनाती हूँ। अब इस एरे वेरिएबल के अंदर मैं क्या बनाऊंगी, मैं एरे लिखती हूँ। फिर एरे के अंदर मैं क्या देती हूँ, एक तरीके का डेटा टाइप देती हूँ जो कि होने वाला है अपना फेवरेट। क्या करते हैं, चलो फ्लोट बनाते हैं, 1.1, 2.2, 3.3, सॉरी इधर पॉइंट नहीं लगा, 0.3 एंड लास्ट दे देते हैं 4.4। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पर फ्लोट बना लिया, अब मुझे क्या करना है, इस फ्लोट को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या बनाऊंगी, एक न्यू एरे बनाऊंगी। न्यू एरे, इसमें क्या होता है, जो मेरी ओरिजिनल एरे है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि एक नई एरे बन जाएगी जिसको मैं कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगी, एरे डॉट ASTPy। तो देखो क्या होता है, नंपाई बेसिकली क्यों यूज़ करता है, जैसे अपन को डिफरेंट फंक्शन मिल जाए, तो बेसिकली मुझे ज़्यादा कोड नहीं करना पड़े। तो मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना है, इसको आई के अंदर कन्वर्ट करना है, आई के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये मेरा जो फ्लोट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो मेरा फ्लोट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर के अंदर। तो मैं इधर क्या लिखती हूँ, न्यू एरे। अब जैसे ही मैंने न्यू एरे करा, अब इसको करते हैं रन। लेट्स सी आंसर क्या आता है। आंसर मेरा आ गया 1 2 3 4। 1 2 3 4 आंसर आप देख रहे हो। इसका मतलब है कि जो मेरा न्यू एरे है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4। अब वापस से एक काम करते हैं, वापस से एक नई वैल्यू प्रिंट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करना है ARRA। लेट्स सी अब इसकी वैल्यू क्या आती है, प्रिंट पे जाते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई 1.2। मतलब इसका मतलब ये है, जब भी मैं एस टाइप या जब भी मैं डेटा को कन्वर्ट करूंगी तो उसमें क्या होगा, जो मेरी ओरिजिनल एरे है वो चेंज नहीं होगी, बट एक पाइथन एक नई एरे बना देगा जो चेंज होगी, जिसका जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगा, जो टाइप। अब एरे की शेप पे काम करते हैं। बेसिकली आपको चलो गूगल करने की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर गूगल करती हूँ मैट्रिक्स। अब जैसे ही मैंने इधर मैट्रिक्स लिखा तो आपको एक इमेज दिखेगी। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स गाना नहीं, सॉरी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ तो कुछ मूवीज ही आ गई। तो आपको ऐसा कुछ आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी। तो बेसिकली मैट्रिक्स कैसी होती है, मैट्रिक्स का मतलब होता है एक जगह तो होती, इसको बोलती हूँ मैं रो। जो आपको 1 0 2 दिख रहा है इसको मैं क्या बोलूँगी, रो। एंड 1 -1 इसको मैं बोलूँगी कॉलम। तो जो भी आपका हॉरिजॉन्टल है वो क्या होता है, रो। जो भी आपका वर्टिकल है उसको बोलते हैं कॉलम। तो बेसिकली नंपाई के अंदर भी एरे कैसे काम करता है, एरे बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह काम करता है। तो इसकी अपन को शेप निकालनी है। तो बेसिकली फॉर मैंने एग्जाम्पल इधर मैंने दे दी, इधर एक मैट्रिक्स दे दी। अब इसको इसके अंदर एक और मैट्रिक्स दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी एक मैट्रिक्स के अंदर दूसरी मैट्रिक्स होती है तो उसको क्या बोलती हूँ मैं, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। टू डायमेंशनल मैट्रिक्स कैसे होती है, जब एक मैट्रिक्स के अंदर दूसरी मैट्रिक्स होती है तब। तो ये मैं एक और मैट्रिक्स बना लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 9.9। तो मैंने क्या कर दी, मैंने ये एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। तो ये मेरी 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स हो चुकी है। आई गेस इस पर मुझे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी 2 डायमेंशनल होगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी शेप के बारे में पता लगाना है कि इसके अंदर कितनी रो है कितनी कॉलम है। बिल्कुल मैट्रिक्स एरे को आप मैट्रिक्स की तरह देखोगे तभी जाके चीज़ें समझ में आएगी। अब मुझे क्या करना है, इसकी आपको प्रिंट के साथ क्या लगा देना है, प्रिंट एरे डॉट शेप। अब जैसे आपने प्रिंट एरे डॉट शेप लगा दिया एंड यहाँ पर आप रन करोगे तो इधर वैल्यू आ जाएगी 2 and 4। 2 and 4 मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 तो क्या है, रो है एंड 4 कॉलम है। अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रो। ये मेरी कितनी रो हो गई, रो तो मेरी हो गई 2 एंड कॉलम कितने हो जाएंगे, 1.1 2.1 3.1 4.1, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, कॉलम। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपका फर्स्ट पैरामीटर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को। एंड जो मेरा सेकंड पैरामीटर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। रो क्या होती है, 1 0 1। जो भी आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही है वो रो है एंड जो भी आपको वर्टिकल दिख रही है वो क्या है, मुझे बता दो वो क्या है, कॉलम। सीखने वाले हैं नंपाई एरे इटरेटिंग। इटरेटिंग का मतलब क्या है, इटरेटिंग का मतलब जो भी है उसका मतलब होता है लूप। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सबसे पहले मुझे इंपोर्ट नंपाई करना है, एरे नंपाई एरे। अब एरे को ही मुझे इटरेट करना है, मतलब मेरा एक्स है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, 1 के पास जाएगा, 1 को प्रिंट करा देगा। फिर मेरा एक्स 2 के पास जाएगा, 2 को प्रिंट करा देगा। फिर मेरा एक्स 3 के पास जाएगा, वो 3 को प्रिंट करा देगा। एक तो आपको अपनी अगर मुझे इस वाली एरे को प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट एरे भी लिख सकती हूँ। फॉर
एग्जांपल मैं अभी तक क्या कर रही थी, मैं अभी तक प्रिंट एरे लिख रही थी तो भी मेरा काम चल रहा था, एंड मैं इजीली इसको इटरेट करके भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अपन तो यार कोडर है तो अपन थोड़ा सा टफ सा ही दिखाएंगे। तो इधर आपको आपका इटरेशन इस वे में कुछ दिख जाएगा, मतलब ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, एरे की फॉर्म के अंदर नहीं दिख रहा। अगर मैं इधर प्रिंट लगाती, सिर्फ प्रिंट लिखती, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसको, मैं प्रिंट भी लिखती हूँ, तो आपको इधर दो चीजें देखने को मिलेगी, दो डिफरेंस देखने को मिलेंगे। जो मेरा पहला प्रिंट है, प्रिंट एरे, वो किस फॉर्म के अंदर आया है, ये एरे की फॉर्म के अंदर आया, लेकिन जैसे ही मैंने इटरेशन करा तो ये किस फॉर्म के अंदर आ गया, ये एक आउटपुट की फॉर्म के अंदर आ गया, मतलब आउटपुट तो दोनों ही है, लेकिन एक नंबर्स की फॉर्म के अंदर आ गया। ये अलग अलग नंबर्स की फॉर्मेट में क्यों आया है, क्योंकि इटरेट क्या कर रहा है, जो मेरा सबसे पहले एक्स है वो किसके पास जा रहा है, 1 के पास जा रहा है, 1 को प्रिंट करा रहा है। फिर मेरा एक्स किसके पास जा रहा है, 2 के पास जा रहा है, तो 2 को प्रिंट करा रहा है। फिर मेरा एक्स 3 के पास जा रहा है, तो 3 को प्रिंट करा रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन इटरेशन। ये ऑलरेडी पाइथन के अंदर कवर करा हुआ है। अभी तक आपको लग रहा होगा यार क्या लल्लू सी चीज है, बस अपन को ऐसे कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं, बाकी अपना काम सिंपल है। सॉर्टिंग ऑफ एरे, सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर किसी भी नंबर, अल्फाबेट या किसी भी चीज को सॉर्ट करना। सॉर्टिंग डिफरेंट डिफरेंट वे से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अल्फाबेट को सॉर्ट करूंगी तो वो किस वे में करूंगी, आस्की नंबर से। आप इजीली इधर आस्की सर्च कर सकते हो कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आस्की क्या होता है। यहाँ पर सर्च करते हैं पाइथन आस्की टेबल। अब जैसे आप पाइथन आस्की टेबल करोगे, इमेजेस पे जाते हैं तो आपको इधर वैल्यू दिख जाएगी, इतनी बड़ी वैल्यू होती है। इसका मतलब होता है कि हर चीज का एक नंबर दे रखा है पाइथन के अंदर। फॉर एग्जांपल 00 ऐसा आपको चार्ट देखने को मिलेगा। तो वैसे ही पाइथन के पास ये ऑलरेडी होता है, तो वो इजीली चीजों को अरेंज कर देता है। आप दूसरी टेबल पे भी जा सकते हो। आई डोंट नो ये इतनी डार्क कैसे आ रही है। तो आप बेसिकली आप आस्की नंबर इससे कर सकते हो। आस्की नंबर क्या होता है, बेसिकली जिन्होंने प्रोग्रामिंग बनाई होती है, एक प्रोग्रामिंग की एसोसिएशन है जिन्होंने हर चीज को एक वैल्यू दे रखी है, जैसे वो सॉर्टिंग या अदर स्टफ्स के अंदर या अदर कंप्यूटेशन प्रोग्राम्स के अंदर यूज आ सके। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने इधर एक प्रोग्राम लिख दिया, क्या लिखा, इंपोर्ट करा, एक एरे बनाया, जैसे अपन एरे बना देते हैं। अब मैं इसको सॉर्ट करूंगी। सॉर्ट किस वे में करूंगी, सबसे पहले 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। लेट्स रन। काफी कुछ पढ़ चुके हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। रन करा तो ये क्या हो गया, एक सॉर्टिंग वाली वैल्यू आ चुकी है, मतलब अपन एक सॉर्ट करा एंड उसकी। अब चेक करते हैं इसको अल्फाबेट के लिए। तो मैंने इधर कोड लिखा, अब बताओ इसका क्या रिटर्न होगा। अब इधर रिटर्न कर दिया ABC, क्योंकि A पहले आता है, B बाद में आता है एंड C बाद में आता है, तो इसको बोलते हैं अपन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बेसिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर किसी भी वैल्यू को सॉर्ट करना, उसी को बोलते हैं सॉर्टिंग, या अरेंज करना उसको बोलते हैं। अब अपन सम सॉर्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं, जो कि होता है साइज ऑफ एन एरे। अब साइज ऑफ एरे कैसे वर्क करता है, फॉर एग्जांपल मैंने इधर एरे बनाई जो 2 डायमेंशनल है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 एंड दूसरी है फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, राइट। तो मैंने इधर क्या बनाई, 2 डायमेंशनल एरे बनाई। ये मेरी क्या होगी, 2D एरे, मतलब एक एरे के अंदर दूसरी एरे। अगर इन द फॉर्म ऑफ, मैं इसको मैट्रिक्स कैसे लिखती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मैं इसको लिखूंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या हो गई, ये मेरी बन गई मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैंने क्या बताया था, जो एरे होती है वो किस फॉर्म के अंदर होती है, वो बेसिकली मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर ही होती है। अब फॉर एग्जांपल देखो, वापस से इसको समझने की कोशिश करो, तो ये क्या हो जाएगी, ये होगी मेरी रो 1, ये होगी मेरी रो 2। लेकिन ये क्या होगा मेरा, ये मेरी होगी कॉलम 1, ये होगा मेरा कॉलम 2 एंड ये होगा कॉलम 3। तो बेसिकली मुझे इसकी साइज पता लगानी है, तो इसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज होगी रो इंटू कॉलम। बिल्कुल बेसिकली जैसे मैट्रिक्स का फंक्शन है वैसे ही इसका साइज का फंक्शन है। मुझे बताओ इसके अंदर रो कितनी है, इसके अंदर रो है 2, कॉलम कितना है 3। तो इस मैट्रिक्स या इस एरे की साइज कितनी होगी, इस एरे की साइज होगी 6। तो बेसिकली अब देख लो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट एंड 6 एलिमेंट। तो इसी को बोलते हैं अपन साइज। चलो और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एरे बना देती हूँ। एरे में कौन सी बना रही हूँ, 2 डायमेंशनल एरे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ फॉर एग्जांपल 40, 60, 55। तो ये मेरी एक एरे हो गई एंड दूसरी एरे में देती हूँ 1, 2, 3। ठीक है, मैंने एक एरे बनाई। अब एरे के अंदर मैं एक्सेस कैसे यूज करने वाली हूँ, इसको सबसे पहले मैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख देती हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कैसे होगा, 40, 60, 55, 1, 2, 3। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखने का तरीका ये हुआ कि इसमें क्या हुआ, ये मेरी कॉलम हुआ, ये मेरा कॉलम हुआ, सी कॉलम हुआ एंड ये मेरी रो हुई। ठीक है, कॉलम ये हुआ, रो ये हुई। इतना चीज़ क्लियर है। अब जब भी मैं एक्सेस के ऊपर काम करती हूँ तो बस आपको ये चीज़ लर्न करनी है। ये एक फॉर्मूला है, एक्सेस 0 का मतलब होता है कॉलम, बस सिंपल सी चीज़ है।
और अगर एक्सेस 1 लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है रो, कि मुझे किसके ऊपर काम करना है, मुझे रो के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाती हूँ सॉर्ट। मेरे को पता है अभी तक जस्ट अपन ने सॉर्टिंग पढ़ ली है, सॉर्टिंग क्या होती है। अब इसको सॉर्टिंग फंक्शन में विद द हेल्प ऑफ एक्सेस समझने वाले हैं। जब भी मैं 0 लिखूंगी इसका मतलब क्या है कि मुझे किस पे काम करना है, मुझे कॉलम के ऊपर काम करना है। जब भी मैं एक्सेस x इक्वल्स टू 1 लिखूंगी तो इसका मतलब है कि मुझे रो पे काम करना है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक्सेस वाला क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएगा। तो मैं इधर लिखूंगी numpy डॉट सॉर्ट। अब सॉर्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मेरा एरे लिखूंगी एंड यहाँ पर मैं लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि मुझे किसके ऊपर काम करना है, मुझे x इज 0 मतलब कॉलम के ऊपर काम करना है। तो मुझे बताओ इसको सॉर्ट करो, ये सॉर्ट कैसा हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर मेरा आ जाएगा 40, फिर मेरा आ जाएगा 2, फिर मेरा आ जाएगा 60, फिर मेरा आ जाएगा 3, फिर मेरा आ जाएगा 55। तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो मेरा आ जाएगा ये। इसमें क्या हुआ, जैसे ही मैंने x इज 0 लिखा तो मेरे पाइथन ने क्या करा, जो मेरी कॉलम है उसको सॉर्ट कर दिया। तो सबसे छोटा क्या है 1 है, उसके बाद 40 आया, फिर 16, ये 16 है, 16 और 2 में से छोटा क्या है 2 है तो वो पहले आ गया। 3 एंड 55 से छोटा कौन है 3, तो ये 3 आ गया। अगर इसी में मैं रोल रिवर्स कर दूं, अगर इसी एक्सिस की जगह मैं क्या लिख दूं, एक्सिस की जगह मैं 1 लिख दूं तो मेरा पाइथन किसके ऊपर काम करेगा, मेरा नंपाई किसके ऊपर काम करेगा, रो के ऊपर काम करेगा। अब रो के ऊपर काम करने का मीनिंग क्या है, अब क्या होगा, सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। रो के ऊपर काम क्या होगा कि सबसे पहले ये इसको सेट करेगा, किसको सेट करेगा, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा 40 60 सॉरी 40, फिर आ जाएगा 55, मैं भावनाओं में बह गई, फिर आ जाएगा 55, ठीक है, फिर आ जाएगा 60 एंड फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर आएगा दूसरी रो की बारी। दूसरी रो की बारी में क्या आ जाएगा 1 2 3। तो बस सिंपल सी बात यही है। बेसिकली आप इधर सम फंक्शन भी यूज कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कि जब आपने x इज इक्वल टू 0 दिए तो आपको कॉलम पे काम करना है, जब आपने x इज इक्वल टू 1 दिया है तो आपको रो पे काम करना है। तो गाइज एक बार एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि एक्सेस कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं सबसे पहले करूँगी इंपोर्ट किसको करूँगी, ऑफ कोर्स numpy को करूँगी एज अ np। ठीक है, अब जैसे मैंने numpy एज अ एरे करा तो मैं एक एरे बनाती हूँ। एरे में मैं क्या करूँगी np डॉट, बिल्कुल सेम वही स्टेप करना है, इसको मैं 2 डायमेंशनल एरे बनाऊंगी। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे बनाऊंगी। 1 डायमेंशनल होता तो अपन को एक्सेस की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपन इजीली पूरा कंप्यूटेशन कर रहे थे। 2 एक्सेस एरे में फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखती हूँ 3 1 9, मैंने कुछ भी ऐसा नंबर करा, फिर मैं दूसरा एरे बनाती हूँ। दूसरा एरे में मैं दे देती हूँ कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखो मेरे को ऐसे रैंडमली वैल्यू सिलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा जोर आता है, एंड 0। फॉर एग्जांपल ये मैंने दे दी दूसरी एरे, तो ये मेरी क्या बन गई, ये मेरा 2 डायमेंशनल एरे बन चुका है। ठीक है, एक और बार इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, मेरा पाइथन खुश हो गई, मेरा नंपाई खुश हो गया। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराना है, प्रिंट करा देना है। तो प्रिंट में मैं क्या लिखूंगी, np डॉट सॉर्ट। तो जब भी मैं np डॉट सॉर्ट लिखूंगी तो इसके अंदर सबसे पहले मैं दूंगी मेरा एरे कि किस एरे पे मैं काम कर रही हूँ, एंड इधर मैं दे दूंगी मेरा एक्सेस इक्वल्स टू 0। अब x से 0 का मतलब क्या है, x से 0 का मतलब है मैं किसके ऊपर काम कर रही हूँ, मैं कॉलम के ऊपर काम कर रही हूँ। अब इसको रिटर्न रन कराते हैं तो इधर आपका ये सॉर्टिंग करके आ जाएगा। किसके ऊपर काम हुआ, 0 मतलब किसके ऊपर काम हो रहा है, कॉलम के ऊपर काम हो रहा है। आप अभी रफ कॉपी पे जाओ और ये लिखो, आपको आउटपुट ऐसा कैसा दिख जाएगा। अब मैं एक्सेस की जगह फॉर एग्जाम्पल इधर 1 लिख दूंगी तो ये किसके ऊपर काम होगा, ये रो के ऊपर काम होगा। रो के ऊपर काम होगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपको एक नया आउटपुट मिल चुका है। आपको क्या मिल चुका है, एक नया आउटपुट मिल चुका है। 1 मतलब रो एंड 0 मतलब कॉलम। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक और बार इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लिखा है तो ये क्या हुआ 1 3 9, फिर हुआ 0 8 6, एंड यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल 0 लिख दिया तो 0 पे क्या आंसर आ रहा है, 0 पे आंसर आ रहा है 3 66 1 8 0 9। फॉर एग्जाम्पल 0 पे क्या हो रहा था, मैंने आपको पहले बताया था 0 पे क्या हो रहा है, कॉलम्स पे हो रहा है। 1 पे क्या एडिट हो रहा है, 1 पे मेरा रो एडिट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 1 करूंगी तो मेरी रो एडिट हो जाएगी, मैं 0 करूंगी तो मेरा कॉलम एडिट हो जाएगा।
बिल्कुल सेम जो भी अपन ने पढ़ा था इधर क्या पढ़ा था, 0 मतलब कॉलम पे बात हो रही है, 1 मतलब रो पे। सो गाइस अब अपन आ चुके हैं अपने पार्ट 2 के अंदर, जो होने वाला है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक किताब है, इस किताब के अंदर सारे सोल्यूशन एंड आंसर लिखे हुए हैं जो मेरे एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो मैं इसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स लगाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर एंड फाइंड द परफेक्ट प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली इसको और थोड़ा सा नंबर, क्योंकि अपन नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर्स के थ्रू से समझते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर फॉर एग्जांपल सब कुछ काफ़ी ज़्यादा डेटा अपने लिस्ट के अंदर स्टोर करा हुआ है। तो एक डेटा कितनी बार आता है, डेटा के साथ कैसे वर्क करा जाए, उसके लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उसी को बोलते हैं अपन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट अब अपन पढ़ने वाले हैं रैंडम परम्यूटेशन। अब रैंडम परम्यूटेशन का क्या मीनिंग होता है? बेसिकली रैंडम परम्यूटेशन का मीनिंग ये होता है कि आपको रैंडम चीज़ें, फॉर एग्जांपल एक एरे है, उसमें से रैंडम चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, रैंडम रिजल्ट दिखने चाहिए, उसी को बोलते हैं रैंडम परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल 1 2 3 को और कितने कितने डिफरेंट तरीके से लिख सकती हूँ, 3 2 1 लिख सकती हूँ एंड 2 3 1, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकती हूँ, उसी को बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है फ्रॉम numpy import रैंडम। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको लिखना है फ्रॉम numpy import रैंडम। बेसिकली स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जो भी रैंडम की वर्किंग है, मेरी लाइब्रेरी, मेरी जो numpy लाइब्रेरी है, बेसिकली numpy लाइब्रेरी के अंदर ऐसे काफ़ी इनबिल्ट फंक्शन है, उसके अंदर से अपन किसको इंपोर्ट करा रहे हैं? numpy के अंदर से फ्रॉम numpy वी आर इम्पोर्टिंग रैंडम। फिर रैंडम के बाद जस्ट आपको क्या लिखना है, वही अपनी जो पुरानी कहानी चलती थी, इम्पॉर्टेंट import numpy as एंड। बेसिकली वही सारी कहानी लिखनी है आपको जैसे अपन कहानी लिख रहे थे। फिर इसके बाद आप एक एरे बना दो। एरे कैसे बनाना है? np.array। अब इस एरे के अंदर आप क्या लिखोगे? बेसिकली इस एरे के अंदर आप लिख दो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 45 6, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। फिर मेरे को सबसे पहले क्या लगाना है? मेरे को कराना है रैंडम डॉट शफल। अब रैंडम डॉट शफल क्या कर रहा है? रैंडम डॉट शफल में क्या प्रॉपर्टीज़ हो रही है? रैंडम डॉट शफल बेसिकली ऐसे काम कर रहा है कि इसके अंदर से कुछ भी चीज़ें दे देगा, फॉर एग्जांपल 3 2 1 एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो उसी को बोलते हैं अपन रैंडम डॉट शफल। अब इसको एंटर करते हैं, मैं इसको प्रिंट कराती हूँ। मेरा फेवरेट काम क्या है? प्रिंट कराने का। इसको शफल लिख देते हैं, यस। इसको अब प्रिंट करा देते हैं एरे को। अब इसको करते हैं रिटर्न। तो यू आर सीइंग कि देखो ऐसे डिफरेंट चीज़ें आ रही है। देखो अभी आपका आउटपुट ये दिखा। अब मैं इसको वापस से प्रिंट करूँगी तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अब मैं इसको वापस प्रिंट करूँगी तो अब आउटपुट ये आ रहा है। अब मैं इसको वापस से प्रिंट कराऊंगी तो अब आउटपुट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। इसको वापस से प्रिंट कराऊंगी तो अब आउटपुट डिफरेंट आ रहा है। तो शफल का मीनिंग क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट को शफल कर रहा है। शफलिंग मीन्स क्या होती है कि आप शफल कर दो। कभी आपने कार्ड्स, कभी पत्ते खेले हैं, उसमें आप शफलिंग करते हो फॉर रैंडम। आपको जब रैंडम रिजल्ट चाहिए होता है, बेसिकली रैंडम डॉट शफल जो अपना मेथड है numpy का, वो बेसिकली यही फंक्शन काम कर। तो इधर मैंने लिखा हुआ है परम्यूटेशन। बेसिकली बिल्कुल सेम वही चीज़ है, बस मैंने इसके अंदर लिख दिया रैंडम परम्यूटेशन। रैंडम परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है कि इसको मैं और कितने कितने डिफरेंट तरीके से लिख सकती हूँ। जैसे अभी 2 5 3 1 4 है, बिल्कुल सेम शफल जैसा ही काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम शफल जैसे काम कर रहा है। जब भी मैं इधर रन कराऊंगी तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल रैंडम का मीनिंग ये क्या हुआ कि मैं रैंडमली चीज़ों को अलग अलग तरीके से सेट कर रही हूँ, अलग अलग आउटपुट लेने। गाइस अब अपन सीखने वाले हैं विजुअलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन विद सीबर्न। मतलब जब अपन डेटा साइंस के साथ काम करते हैं तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? विजुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन करना मतलब जो भी मेरा डेटा है उसको एक ग्राफ की फॉर्म में देखना। ठीक है, वो ही अपना एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है एंड ये चीज़ मशीन लर्निंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी नॉट PIP। एंड एक चीज़ ज़रूर याद कर लेना, अगर आप जुपिटर नोटबुक में काम कर रहे हो तो आपको ऐसे PIP लिखना है। बट अगर आप इजीली पाइथन के ऊपर काम कर रहे हो या अपने कंसोल के ऊपर चीज़ें लिख रहे हो तो PIP भी सफिशियंट है। ठीक है, फिर इधर लिखोगे आप इंस्टॉल सीबॉर्न। जैसे आपने इधर इंस्टॉल सीबॉर्न लिखा, यू हैव टू रन इट, वेट फॉर सम टाइम कि अपन को मिल जाए कि हाँ ये इंस्टॉल हो चुका है। लेट्स वेट। ऐसा सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हाँ मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब जैसे ही ऐसे इंस्टॉलेशन के पास आपने लिखा हुआ आ गया तो आपको क्या लिखना है? जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसा वैसा आप लिखने का ट्राई करो। इम्पोर्ट मैट प्लॉट
लिब, इसका मतलब ये है जब भी मुझे ग्राफ के साथ काम करना है तो मेरे को मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए भी एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल ज़रूर आने वाला है, तो फिक्र मत करो, अभी के लिए आपको सिर्फ इसको इंपोर्ट कर लेना है एज डॉट पी वाई प्लॉट। बेसिकली आपको ऐसा लिख देना है। अब इसका भी एक निक नेम लिख देते हैं PLT, ठीक है, इसका भी एक निक नेम लिख देते हैं PNT। फिर आपको इजीली क्या कर लेना है, इजीली आपको इंपोर्ट कर देना है सी बॉन्ड एज। अब सी बॉन्ड का क्या नाम रखे, सी बी रख दें, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं सी बी रख देती हूँ, कोई इशू नहीं है। फिर आपको इजीली क्या लिखना है, CB.DIST प्लॉट। अब आपको होगा यार प्रांशी क्या हो रहा है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसको जगह लिख दो आप प्लॉट। बेसिकली देखो क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट का क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट का मतलब ये है, इसको अपन लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। जो भी इसके अंदर मैं एरे दूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने एरे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने मतलब मैंने एक एरे दिया। अब इसका क्या होगा, जब भी मैं डिस्ट प्लॉट, मतलब ये इसको इसे फुल फॉर्म में बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी एरे होता है वो किस फॉर्म के अंदर दिख जाएगा, मुझे ग्राफ की फॉर्म के अंदर दिख जाएगा। अब बेसिकली मुझे अब क्या करना है, अब बेसिकली ये समझ में आ गया, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करा। ये लाइब्रेरी किस लिए यूज़ होती है, जब भी मुझे ग्राफ की फॉर्म में कुछ भी डेटा दिखाना होता है तो ये लाइब्रेरी यूज़ में आती है। इसका ट्यूटोरियल जल्दी ही आने वाला है। फिर मैंने इसको निकनेम दिया है एज का क्या मतलब होता है, मैंने इसको निकनेम दिया है। फिर मैंने सीबर्न यूज़ करा, सीबर्न भी बिल्कुल सेम ये काम करता है। किस लिए यूज़ हो रहा है, ये विजुअलाइज डिस्ट्रीब्यूशन विद सीबर्न, ठीक है, ठीक है, सी बॉन्ड। तो ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे अपन ने यहाँ कर लिया SB.डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के अंदर मैं जो भी एरे दूंगी वो किस फॉर्म के अंदर मिल जाएगा, मुझे किस प्लॉट के अंदर मिल जाएगा, मुझे ग्राफ की प्लॉट में लिख जाएगा। फिर मैं क्या लिखूंगी, PLT.शो। अब जैसे ही मैं इधर PLT.शो लिखूंगी, मुझे यहाँ पर एक आंसर दिख जाएगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दिख जाएगा। अब इधर आप यूज़ करो, मैंने इधर एरे की वैल्यू क्या दी है, मैंने इधर वैल्यू दी है 1 से 6 तक की। अब मेरा ग्राफ में क्या आएगा, वैल्यू 0, यहाँ से 1 चालू हुआ, 1 से 6। तो ये क्या बना, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है मेरा, ये शेडेड पोर्शन है 1 से 6 तक का। अब फॉर एग्जाम्पल इधर अगर मैं 7 लिखूंगी, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं 7 कर देती हूँ, तो आपको ग्राफ में स्लाइटली कुछ चेंज दिखेगा। क्या चेंज दिख रहा है, अब मेरा ग्राफ कहाँ तक आ रहा है, 7 तक आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, 7 तक। अब मैं 8 पे आऊंगी तो मेरा ग्राफ कहाँ पर पहुंच जाएगा, 8 तक पहुंच जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी सिंपल है, जितना टफ दिखती है उतनी टफ है नहीं। यहाँ पर क्या आ गया, अब मेरा ग्राफ में आपको दिख रहा है कि थोड़ी डेसिमल पॉइंट हो रही है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं कर सकता। जितनी अपनी स्क्रीन है, मेरा पाइथन ऑटोमेटिक चीज़ें सेट कर रहा है। 7.5 के आगे क्या आता है, 8, तो मेरा ग्राफ कहाँ पर आ गया, 8 तक आ गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बेसिकली वापस से समझो, ये मैटप्लॉटलिब किस लिए यूज़ होता है, जब भी मुझे पाइथन के वेरिएबल्स को ग्राफ की फॉर्म में दिखाना होता है। एंड सेम एज सीबर्न भी इसलिए यूज़ होता है, जब भी मेरे को डेटा को विजुअलाइज करने में हेल्प होती है। मैटप्लॉटलिब जो ये मैटप्लॉटलिब है, इसके बारे में और ढंग से समझेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से ट्यूटोरियल लेकर आऊंगी। अभी बस आपको सीबर्न समझना है। जैसे मैंने डिस्क प्लॉट लगाया, इसका मतलब ये है कि जो भी मैं एरे दूंगी वो किस फॉर्म के अंदर दिख जाएगा, मुझे ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता हुआ दिख जाएगा। आ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं वापस से बोल रही हूँ, बट अपन कुछ मेन डिस्ट्रीब्यूशन ही कवर करेंगे, जिसमें से सबसे मेन है नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले लिखोगे फ्रॉम numpy import random बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज इसमें रैंडमली चीज़ें आने वाली है, इसलिए रैंडम को आपको रैंडम लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है। फिर x नाम का आपने वेरिएबल बना लिया, तो इधर आ रहा है रैंडम डॉट नॉर्मल। जब भी आप नॉर्मल की बात करते हो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, तो इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला लोग मतलब मीन। मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ एनी नंबर इक्वल्स टू मीन। अब मैं इधर लिख देती हूँ लॉग इक्वल्स टू मीन, ये क्या हो गया, मीन। अब होता है स्केल। अब स्केल क्या होता है, स्केल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं एलजी लिख देती हूँ। बेसिकली जिन्होंने अगर मैथमेटिक्स कवर नहीं करी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि कितना ज़्यादा वेरिएशन आया है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टेबल बना रहे हो, आप कोई भी डेटा लिख रहे हो, तो उस डेटा के अंदर कितना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है टाइम टू टाइम, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उस चीज़ को कैलकुलेट करने को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड दिस इज द साइज। साइज क्या होती है, साइज मैंने आपको पहले भी इस लेक्चर के पहले ही बता रखी है। 2 क्या होता है, 2 तो मेरा क्या है, रो। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये क्या है, ये मेरी रो है। एंड 3 क्या है, 3 मेरा कॉलम है, ठीक है। 3 क्या है, मेरा कॉलम है।
तो बेसिकली रो एंड कॉलम की फॉर्म में आपको साइज दे दी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मैं एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली हूँ। अब मुझे इसका डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसको रियलिटी में देखा जाए तो आपको कोई भी रैंडम सोल्यूशन चाहिए आपकी मशीन से विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस एंड नंपाई एरे। तो आपने क्या करा, आपने रैंडम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूज़ करा। आपका फॉर एग्जांपल आपका जो डेटा है उसका मीन 1 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आई, और जो आपकी एरे की साइज़ है, जो भी आपका डेटा आपने सेट करा है, किस चार्ट के अंदर सेट करा है, वो किस साइज़ में 2,3 की साइज़ में, मतलब उसके अंदर 2 तो रो होगी एंड 3 कॉलम होगी। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसका कुछ आंसर आपको ऐसा दिखेगा। इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको जानो, ये तो मेरी हो गई 2 रो, ये मेरी हो गई 2 रो, एंड ये मेरी हो चुकी है 3 कॉलम। तो मेरे को रिसेंटली क्या मिल चुका है, मेरे को ये एक रैंडम डेटा मिल चुका है। रैंडम बेसिकली मशीन लर्निंग किस लिए यूज़ होती है, जब रैंडम चीज़ें अपन को एक प्रिडिक्ट करनी होती है, मॉडल बनाना होता है, तब जाके अपन मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं वापस इसको रन करूँगी तो आपको आंसर कुछ डिफरेंट करेगा, मतलब रैंडम आपको आंसर मिल रहे हैं आपके डेटा के थ्रू पे। अब क्या होता है, अभी अपन बिल्कुल बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनिशियल में क्या होता है, जब अपन मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं तो मशीन लर्निंग खुद फाइंड करती है कि जो भी रैंडम आउटपुट आ रहे हैं इसमें से बेस्ट आउटपुट कौन सा है। चलो बस आज का लास्ट टॉपिक है जिसको मैं बोलती हूँ यू फंक्शन। यू फंक्शन क्या होता है, यूनिवर्सल फंक्शन। जैसे पाइथन के अंदर फंक्शन वर्क करते थे, एग्जैक्टली नंपाई के अंदर भी वही फंक्शन काम करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही फंक्शन काम करते हैं। एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले आपको वही इंपोर्ट नंपाई एज एनपी करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे लिया, एरे फर्स्ट लिया, एक एरे 2 लिया। अब मेरे को कौन सा फंक्शन लगाना है, मैं ऐड फंक्शन लगा रही हूँ। ऐड फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों एरे को ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रन कराती हूँ, तो रन करके आपको ऐसा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें एंड कैलकुलेशन चेक करें कि क्या मेरा नंपाई सही कैलकुलेट कर रहा है नहीं कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड फ्यूचर में और ऐसी अमेजिंग वीडियो आने वाली है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पसंद नहीं आया हो या पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।